नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा विद मीनाक्षी। आधी आबादी को पूरा हक मिलना ये कोई खैरात तो नहीं है कि तमाम सियासी पार्टियां इस पर इतना चिंतन मनन कर रही हैं कि अगर ये हक दे दिया गया तो क्या हो जाएगा, अगर परिसीमन के साथ दे दिया गया तो क्या हो जाएगा, परिसीमन के बिना सरकार इसे देने के लिए क्यों राजी नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है कि महिला आरक्षण देने के लिए बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, डीएमके, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर सियासी दल ये कह रहा है कि हम महिलाओं की हितैषी हैं, हम महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने की बात करते हैं और इस पर तो हम अपना समर्थन 2023 में दे चुके हैं। लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट डिलिमिटेशन का एक क्लॉज उसके साथ लेकर आ गई है, इसलिए हमें सरकार की नीयत पर शंका दिखाई दे रही है। राजनीति से इतर सबसे पहले सवाल तो यही उठता है, अगर वाकई में हर सियासी दल महिला को उसके हक के लिए, उसे 33% आरक्षण के लिए तैयार है, तो फिर इतना किंतु परंतु और अगर मगर क्यों है। और अगर वाकई में इतना किंतु परंतु है और डिलिमिटेशन के कारण है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लोकसभा में यह कह चुके हैं कि मैं गारंटी देता हूं, आप चाहें तो मैं वादा करता हूं, आप जो शब्द चाहे मैं वो कहने के लिए तैयार हूं कि डिलिमिटेशन के नाम पर किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार राजनीतिक चश्मे से इस महिला आरक्षण बिल को देखना बंद कर दें और अपनी अंतरात्मा की आवाज पर इसके पक्ष में वोट करें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इमोशनल पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि मैं सभी सांसदों से कहूंगा, आप अपने घर में मां, बहन, बेटी, पत्नी सबका स्मरण करते हुए अपनी अंतरात्मा को सुनिए। देश की नारी शक्ति की सेवा का, उनके वंदन का ये बहुत बड़ा अवसर है, उन्हें नए अवसरों से वंचित मत करिए। यह संशोधन सर्वसम्मति से पारित होगा तो देश की नारी शक्ति और सशक्त होगी, देश का लोकतंत्र और सशक्त होगा। आइए हम मिलकर आज इतिहास रचे, भारत की नारी को, देश की आधी आबादी को उसका हक दें। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस इमोशनल पोस्ट को विपक्ष उतना ही इमोशनली लेगा या फिर पॉलिटिकली लेते हुए सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाता है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि इसके पीछे आपको डिलिमिटेशन के प्रोसेस को समझना होगा और डिलिमिटेशन को लेकर नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या कोई बड़ा फर्क आ रहा है जिसकी वजह से चाहे वो दक्षिण की पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, जो इस महिला आरक्षण में भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है या जो कोटे के अंदर कोटा लाने की बात कर रही है, एससी, एसटी, ओबीसी की जातिगत जनगणना के आधार पर एक नए सिरे से महिला आरक्षण की मांग कर रही है, सवाल वहां पर पैदा होता है। तो इसे समझने से पहले तो आपको यह समझना जरूरी है कि ये परिसीमन क्यों इतना महत्वपूर्ण है और हमारे देश में कब कब परिसीमन हुआ, परिसीमन के बाद कितनी सीटें सांसदों के लिए चिन्हित की गई और आज की हमारी आबादी कितनी है और उस आबादी के अनुपात में क्या अब इस डिलिमिटेशन की हमें आवश्यकता नहीं है। तो पहला सवाल तो यही कि परिसीमन क्यों जरूरी है। परिसीमन या अंग्रेजी में जिसे कहते हैं डिलिमिटेशन, ये क्यों जरूरी है। दरअसल डिलिमिटेशन का अर्थ ये हुआ कि चुनावी क्षेत्रों की जो सीमाएं हैं उन्हें फिर से चिन्हित करना, यानी कि हर एक व्यक्ति का, हर एक वोट का एक ही मूल्य हो, ये तय डिलिमिटेशन के द्वारा ही किया जा सकता है, परिसीमन के द्वारा ही किया जा सकता है, जिसके लिए बकायदा परिसीमन आयोग काम करता है। अब इसकी 3 बड़ी वजह है कि क्यों होना चाहिए। आप जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, 49% हम कहते हैं, जिसके अंदर फीमेल पॉपुलेशन है, लेकिन 140 करोड़ आबादी वाला देश, क्या इसमें हर 10 साल में परिसीमन नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। 10 साल में कुछ जिले, कुछ राज्य में ही आबादी का अनुपात बहुत तेजी से बढ़ जाता है, तो कुछ जिले और कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर उनकी भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से अनुपात बाकी राज्यों के मुकाबले कुछ कम हो सकता है। अगर सीमा ना बदली जाए तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एक सांसद 25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और एक सांसद मात्र 8 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी कि एक वोट का एक मूल्य जहां हम बात करते हैं तो उसमें बराबरी नहीं दिखाई देती है। इसलिए समय समय पर परिसीमन की आवश्यकता होती है।
दूसरा कारण यह है कि यदि आप निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं तो सीटें बांटने के कारण यह हो सकता है कि किसी एक पार्टी को ज्यादा फायदा हो जाए, किसी एक अमुक पार्टी को इसका नुकसान हो जाए। तो ऐसे में भौगोलिक फायदा भी हर एक नागरिक तक एक समान रूप से पहुंचे, इसके लिए भी इस परिसीमन की आवश्यकता होती है। निष्पक्ष चुनाव के लिए भी परिसीमन की आवश्यकता होती है। अगला है एससी एसटी आरक्षण को अपडेट करना, जो बात लगातार राहुल गांधी या फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप एससी एसटी ओबीसी की जनगणना करा लें। जैसे ही जातिगत जनगणना होगी, उसी जातिगत जनगणना को आधार मानते हुए फिर आप महिला आरक्षण को लागू करें। लेकिन सवाल यह है कि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए एससी एसटी ओबीसी की जनगणना क्यों आवश्यक है? महिला तो महिला होती है, ना हिंदू, ना सिख, ना ईसाई, ना मुसलमान इसे किसी भी जाति या किसी भी धर्म के खांचे में बांटकर पॉलिटिकल पार्टीज क्यों देखना चाहती है। लेकिन एक विषय जो राहुल गांधी भी उठाते आए हैं या फिर जो अखिलेश यादव उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नई जनगणना के हिसाब से ये तय हो जाएगा कि कौन सी सीट एससी के पास जाएगी, कौन सी सीट एसटी के लिए आरक्षित हो जाएगी। तो इस लिहाज से भी परिसीमन की आवश्यकता है। अब परिसीमन आयोग क्या करता है वो भी आप जान लें। परिसीमन आयोग सबसे पहले तो जनगणना के आधार पर कार्य करता है। जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए सीटों का एलोकेशन करता है और उन सीमाओं को दोबारा खींचता है। अगर कहीं पर इन सीटों को बढ़ाने की आवश्यकता है तो वो करता है, या फिर डिलिमिटेशन के बाद कई बार आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज की ज्योग्राफी बदल जाती है, नाम वही रहता है लेकिन सेक्टर्स बदल जाते हैं। तो परिसीमन आयोग ये कार्य करता है। एससी एसटी के लिए कौन सी सीटें आरक्षित होंगी वो ये तय करता है। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि कोई भी स्वायत्त संस्था क्यों ना हो, उसके खिलाफ कोर्ट में जाया जा सकता है, लेकिन परिसीमन आयोग को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये एक बड़ी ताकत है जो परिसीमन आयोग के पास होती है। अब सवाल आता है कि भारत में परिसीमन कब कब हुआ। भारत में कुल 4 बार परिसीमन हुआ और पहला परिसीमन जो 1947 में आजादी के बाद भारत में हुआ, वो साल 1951 की जनगणना के आधार पर 1952 में ये पहला परिसीमन हुआ, जिसमें आजादी के बाद लोकसभा की सीटें 489 से बढ़कर 494 हो गई, यानी कि 494 हो गई। अगला परिसीमन हुआ साल 1963 में 1961 की जनगणना के आधार पर। तो ये तो आप देख रहे हैं कि 10 साल के अंतराल में ही हो गया। अब इसमें राज्यों के पुनर्गठन के बाद सिंगल सीट वाले निर्वाचन क्षेत्र बने और लोकसभा की सीटें बढ़कर 494 से 522 हो गई। तीसरा परिसीमन हुआ साल 1973 में 1971 की जनसंख्या के आधार पर। यह भी फिर 10 साल के बाद हुआ। इसमें लोकसभा की सीटें 522 से बढ़कर 543 हो गई और यही संख्या आज 2024 के लोकसभा चुनाव तक 543 रही और आज भी 543 ही है। यदि परिसीमन को लेकर यानी कि डिलिमिटेशन के बिल को संसद के द्वारा पास कर दिया जाता तो ऐसे में इसकी संख्या बढ़कर 850 तक जा सकती है। ये जो मैक्सिमम कैपेसिटी है लोकसभा की, हमारी 850 की है। ऐसे में अब अगला सवाल ये है कि ये जो चौथा परिसीमन हुआ जो कि साल 2002 में 2001 के जनसंख्या के आधार पर हुआ, केवल सीमाएं बदली लेकिन कुल सीटें 543 ही रही और विधानसभा सीटें बढ़कर 4123 हो गई। अब आपके मन में सवाल ये आएगा कि साल 1976 के बाद से सीटें क्यों नहीं बढ़ाई गई, ये फ्रीज क्यों हो गई? इसके पीछे भी कुछ कारण है और कुछ सोशल रीजंस हैं और कुछ पॉलिटिकल रीजन भी है। मैं आपके सामने सोशल रीजन रख देती हूँ। दरअसल सरकार ने परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए यानी कि एक परिवार में 2 बच्चों का जो नियोजन प्रक्रिया अपनाई गई, उस लिहाज से इसे बढ़ाने के लिए संख्या को फ्रीज कर दी गई। डर ये था कि जो राज्य आबादी को कंट्रोल करेंगे उनकी लोकसभा की ताकत घट जाएगी और इसलिए 1971 की जनगणना के बाद ही 543 सीटों पर ही रोक दिया गया। आज दक्षिण के सांसदों की ओर से क्या कहा गया? उन्होंने कहा कि साल 1971 के बाद परिवार नियोजन की जितने भी कार्यक्रम थे, जितनी भी योजनाएं थी, उसे दक्षिण भारत ने बहुत बेहतर तरीके से लागू किए।
अगर आप जनसंख्या के अनुपात में देखेंगे तो उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में ये अनुपात कम दिखाई देगा। आप लिटरेसी का भी अनुपात देखेंगे तो वो भी उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में लिटरेसी का भी आपको एवरेज रेट बेहतर दिखाई देगा। ऐसे में दक्षिण भारत से आने वाली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का कहना यह है कि क्योंकि हमने बेहतर शिक्षा दी, क्योंकि हमने बेहतर परिवार नियोजन योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया, तो क्या उसकी वजह से आज लोकसभा में हमारे से को यानी कि हमारे मत को घटाने का ये प्रयास सरकार कर रही है। तो एक मुद्दा ये हुआ। अब अगली बात, अगला परिसीमन कब? 84वें संविधान संशोधन 2002 के मुताबिक अगला परिसीमन साल 2026 की पहली जनगणना के आधार पर। जो आप सुन रहे हैं कि पार्लियामेंट में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भी ये कहा गया कि हमने जनगणना को शुरू कर दिया है और ये डिजिटल जनगणना है। आप जाके देखिएगा तो नीतीश कुमार ने भी अपना डिजिटल जनगणना के तहत अपने आप को रजिस्टर करवाया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि भाई हमने जनगणना का प्रोसेस शुरू कर दिया है और जातिगत जनगणना भी इसी के अंतर्गत कर ली जाएगी। तो ऐसे में पहली जनगणना का आधार 2026 होगा, यानी कि 2027 तक जब पूरी जनगणना हो जाती है उसके बाद फिर महिला आरक्षण को लागू कर दिया जाए, ऐसा विपक्ष कह रही है। लेकिन सरकार का कहना यह है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले जनसंख्या यानी कि जनगणना भी हो जाएगी, जातिगत आधार पर भी जनगणना हो जाएगी और उसी के आधार पर जब परिसीमन के तहत सीटों को बढ़ाया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 850 है, उसी के अंतर्गत 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा। जिसमें विपक्ष का यह कहना है कि हमें किसी डीलिमिटेशन की आवश्यकता नहीं है। आप इस डीलिमिटेशन को ना करते हुए 543 सीटों में ही 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दे दें। लेकिन मेरा सवाल यह है कि यहाँ पर सिर्फ बात महिलाओं के हक की नहीं है, यहाँ पर आज के वक्ती जरूरत की भी है। हम जानते हैं हम 140 करोड़ की आबादी है। आज एक सांसद के ऊपर आंकड़ा केवल 25 लाख का नहीं रह गया है, बल्कि ये आबादी करोड़ों तक पहुंच गई है। तो ऐसे में क्या भौगोलिक दृष्टि से और जनसांख्यिक दृष्टि से भी क्या इसे फिर से परिसीमन की आवश्यकता नहीं है? क्या सीटों को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है? यहाँ पर मुद्दा सिर्फ महिला रिप्रेजेंटेशन का नहीं है, बल्कि एक सही रिप्रेजेंटेशन, हर एक वोट का एक मूल्य हो, इसकी आवश्यकता है। लेकिन हर चीज जो है वो राजनीति के भेंट चढ़ती चली जा रही है। दरअसल बॉटम लाइन तो ये है कि परिसीमन का मकसद ही हर वोट को एक बराबर रखना है, कि मीनाक्षी का वोट और किसी भी सुरेश और महेश के वोट में कोई अंतर ना हो। और बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये भी कहा गया कि आप इन चिंताओं को दूर कर दीजिए। हर राज्य का वोट प्रतिशत उसी अनुपात में माफ़ कीजिएगा, हर राज्य का जो प्रतिशत है एक सांसद की जो सीट है उसका जो अनुपात है वो उत्तर और दक्षिण भारत में एक रहेगा। जिसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ, जो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पार्लियामेंट में रखा गया। उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर रखा कर्नाटक के आने वाले 5 राज्य, जिसमें कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु। इसमें अभी मौजूदा स्थिति में 28 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन परिसीमन के बाद ये सीटें 42 तक पहुंच जाएगी। यानी कि आज लोकसभा की 543 सीटों में से केवल कर्नाटका का वोट जो शेयर है वो 5.15% है, वो डीलिमिटेशन के बाद बढ़कर 5.15% ही रहेगा। ये कतई नहीं घटेगा। प्रो रेटा बेसिस पर ये परिसीमन किया जा सकता है। अब आंध्र प्रदेश को देखें, 25 लोकसभा सीटें मौजूदा परिस्थिति में है और 543 लोकसभा सीटों में जो उनका करंट शेयर है वो 4.60% का है। लेकिन परिसीमन के बाद यही सीटें 38% हो जाएगी और जो पोस्ट डीलिमिटेशन परसेंटेज जो होगा वो 4.65% हो जाएगा, यानी कि 5% आंध्र प्रदेश में भी बढ़ेगा। ठीक इसी तरह तेलंगाना में मौजूदा 17 सीटें हैं, डीलिमिटेशन के बाद ये 26 हो जाएंगी और पोस्ट डीलिमिटेशन जो परसेंटेज है वो 3.18% का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी 5% तक का इजाफा होगा। इसी तरीके से तमिलनाडु और केरलम में भी 7.23% और 3.68% का पोस्ट डीलिमिटेशन परसेंटेज
लोकसभा की 543 सीटें या उस वक्त अगर 850 सीटें हो जाती हैं तो ये क्राइटेरिया होम मिनिस्ट्री की ओर से रखा गया है। लेकिन फिर भी अगर किसी बिल को लटकाना है, अटकाना है, भटकाना है, उसके पीछे राजनीतिक चश्मे से अगर मुद्दे को देखना है तो ये विपक्ष कर सकती है और वही विपक्ष करने की कोशिश भी कर रहा है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आज देश की ज़रूरत डिलिमिटेशन की भी है, आज देश की ज़रूरत आधी आबादी को पूरा हक दिलाने की भी है। ऐसे में क्यों नहीं हमारे देश के सांसद एक साथ एक राय एक मत होकर महिलाओं को उनका हक देते हैं और डिलिमिटेशन के साथ साथ विमेन रिजर्वेशन बिल को भी उतनी ही खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करते हैं। ये सवाल आपके सामने भी है, इस पर आपकी क्या राय है, ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।